हेलो, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार। आज के इस वीडियो में हम श्रोडिंगर के तरंग समीकरण का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वेव फंक्शन, श्रोडिंगर इक्वेशन की आवश्यकता क्या है, एक विमीय गति के लिए समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, एक विमीय गति के लिए समय अनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण और थ्री डायमेंशनल त्रिविमीय गति के लिए श्रोडिंगर समीकरण। तो सबसे पहले वेव फंक्शन। जैसा कि हमें पता है, द्वैत प्रकृति के अनुसार हर एक पार्टिकल से संबंधित एक द्रव्य तरंग होती है और तरंग को प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेव फंक्शन होता है जो समय और स्थिति का फलन होता है। वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि वेव फंक्शन जो है वो एकमानी होना चाहिए, परिमित हो और एक्स अनंत पोटेंशियल को छोड़कर सभी जगह उसका मान सतत होता है। जब वेव फंक्शन का जब विभव का मान अनंत होता है तो उस समय वेव फंक्शन का मान वहां पर 0 मिलता है और अनंत पर वेव फंक्शन का मान 0 मिलता है। इसके अलावा इसके आंशिक अवकलन जो है वो भी सतत, परिमित और एकमानी होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन उठता है कि वेव फंक्शन की आवश्यकता क्या है। तो जब हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की बात करते हैं तो उनकी गति के अध्ययन के लिए हम न्यूटन के समीकरण का अध्ययन करते हैं। न्यूटन के समीकरण की सहायता से गति का अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी एटॉमिक लेवल पर एक पार्टिकल को वेव से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका एक वेव फंक्शन होता है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पार्टिकल की गति का अध्ययन करने के लिए हमें वेव फंक्शन का मान हर एक समय और हर एक पोजीशन पे पता होना चाहिए। तो वेव फंक्शन का मान किसी भी समय पर और किसी भी स्थिति में ज्ञात करने के लिए हमें एक अवकलन समीकरण की आवश्यकता होती है। ऐसी अवकलन समीकरण जो समय और स्पेस कोऑर्डिनेट्स के बिहेवियर से वेव फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो ऐसी अवकलन समीकरण को श्रोडिंगर ने दिया था, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी कण के लिए तरंग फलन का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं तरंग समीकरण ज्ञात करने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हमने यह माना कि कण जो है वो एकविमीय दिशा में गति कर रहा है और एकविमीय दिशा में गतिशील कण के लिए जो वेव फंक्शन है वो हमें पता होता है साई, जो एक्स और टी का फंक्शन है, स्पेस का केवल एक कोऑर्डिनेट लिया हुआ है, इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल या e की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, जहां पे आई जो है, आयोटा जो है, वह इमेजिनरी क्वांटिटी है जिसका मान √-1 के से दिया जाता है। मोमेंटम, किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम को हम P = m/v या द्वैत प्रकृति के अकॉर्डिंग हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है h/λ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें अगर 2 पाई का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए तो h/2 पाई मिलके एक नया कांस्टेंट बनता है जिसको h बार कहते हैं और 2 पाई/λ जो है वो प्रोपगेशन कांस्टेंट k कहलाता है। तो इसकी सहायता से हम प्रोपगेशन कांस्टेंट k का मान ज्ञात करते हैं, k = हो गया P/h²। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम k को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। कण का जो ऊर्जा है E = h न्यू होता है। इसमें भी अगर 2 पाई का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो हमारे पास एक नई टर्म बनती है h क्रॉस ओमेगा। E = h क्रॉस ओमेगा आ गया। इससे ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, E/h²। तो ये जो वेव इक्वेशन है, जो तरंग के प्रोपगेशन कांस्टेंट और कोणीय वेग के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम किसी कण के संवेग और ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं ताकि ये एक पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन को के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके।
तो टर्म्स को रिप्लेस कर दिया हमने, के को और ओमेगा को ई और एच की फॉर्म में। तो इक्वेशन बन गई ए एक्सपोनेंशियल आयोटा अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट में पी एक्स माइनस ई टी। इसी वेव फंक्शन को हम यूज करते हैं और श्रोडिंगर का तरंग समीकरण ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस तरंग फलन का समय के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो अगर समय के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन किया जाए तो साई का डेल साई अपॉन डेल टी, यहाँ पे डी यूज नहीं करेंगे, डेल टर्म यूज किया हुआ। डेल का मतलब आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन का मतलब होता है जिस वेरिएबल के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाता है वह वेरिएबल होता है और उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। तो ये कांस्टेंट था, एक्सपोनेंशियल टर्म का अवकलन जो है उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट यानी इस पूरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल रहता है। और इस पूरे वेरिएबल का यदि टी के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो हमें ये पार्ट कांस्टेंट होगा, जीरो हो जाएगा और उसके कारण टी का जो मल्टीप्लायर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है माइनस आयोटा ओवर एच क्रॉस इंटू ई का मल्टीपल हो गया। पीछे ये वेव फंक्शन मिल रहा है तो इसको रिप्लेस कर देते हैं साई से। तो इक्वेशन आ गई डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर एच क्रॉस ई साई। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया टर्म्स को, तो हमारे पास एक टर्म बन गई आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू ई साई। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पे साई के ऊपर जब ये एक ऑपरेटर है उसको ऑपरेट किया जाता है तो ये टर्म मिलती है ई साई। ई एनर्जी की वैल्यू है, ऊर्जा के मान को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से हम वेव फंक्शन को अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, इसी तरीके से अवकलन होगा। आंशिक अवकलन किया है तो एक्सपोनेंशियल टर्म का अवकलन में एक्सपोनेंशियल टर्म ही मिलता है। और जब इस टर्म ब्रैकेट वाले टर्म को जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स का जो मल्टीप्लायर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टर्म आती है आयोटा ओवर एच क्रॉस पी ए एक्सपोनेंशियल आयोटा ओवर एच क्रॉस ब्रैकेट में पी एक्स माइनस ई टी। अगेन इसका हम क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष एक बार और अवकलन किया जाता है। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आती है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे दो बार अवकलन हो रहा है तो ये फैक्टर अगेन हमें आगे मिल जाएगा। तो आयोटा और का स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ए एक्सपोनेंशियल के अंदर सेम टर्म रहेगा। अब हमें पता है कि ये सारी टर्म साई है, साई से रिप्लेस कर दिया, पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 1/2m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे एक फैक्टर आ गया और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एच क्रॉस के साथ में नीचे आ जाएगा 2m। टर्म्स को रीअरेंज किया हमने, एच क्रॉस को ट्रांसफर कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन आई माइनस एच क्रॉस ओवर 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m साई। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यदि काइनेटिक एनर्जी का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें इस ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। इसको साई के ऊपर यदि ऑपरेट किया जाएगा तो हमें काइनेटिक एनर्जी का मान प्राप्त हो जाता है। अब हमें पता है कि फ्री पार्टिकल के लिए, फ्री पार्टिकल का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई फोर्स कार्य नहीं करता। अगर फोर्स का मान 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में कण की जो कुल ऊर्जा है वो काइनेटिक एनर्जी से दी जाती है। तो E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो E बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी का मान, दोनों तरफ साई फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म आ गई हमारे पास। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ई स्क्वायर अपॉन 2m साई, इसका मान हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। ई साई इसका मान हमने कुछ देर पहले कैलकुलेट किया था। दोनों मानों को ऑपरेटर्स और वेव फंक्शंस की सहायता से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। ये जो इक्वेशन है वो एकविमीय गति के लिए श्रोडिंगर समीकरण है। ये समय आश्रित है क्योंकि इसमें टाइम डेरिवेटिव आ रहा है, टाइम की इंफॉर्मेशन
इसमें इंक्लूड हो रही है। तो ये हमारे पास एकविमीय गति के लिए काल आश्रित तरंग समीकरण है फ्री पार्टिकल के लिए, मुक्त कण के लिए, ऐसा कण जिसके ऊपर कोई फोर्स, कोई बल कार्य नहीं करता। यदि बल को इंक्लूड कर दिया जाए, यदि ये माना जाए कि एक कण जो है किसी बल क्षेत्र में कार्य कर रहा है और वो बल क्षेत्र भी कौन सा है, संरक्षी बल क्षेत्र है, तो संरक्षी बल क्षेत्र में F फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, विभव, स्थितिज ऊर्जा जो है, इनके बीच में एक संबंध होता है। संबंध हमें पता है, F इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल X, या माइनस ग्रेडियंट ऑफ V होता है, यानी विभव का ग्रेडियंट जो है वो बल के बराबर होता है, ये हमें पता है। किस केस में? स्पेसिफिक केस होता है संरक्षी बल क्षेत्र के अंदर। तो यदि कोई कण बल क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो उस केस में कण की जो कुल ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के तुल्य होती है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान हमें पता है, Vx से दिया जाता है, गतिज ऊर्जा p स्क्वायर अपॉन 2m होती है। यदि इसको दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें ई साई मिलेगा। ई साई का मान हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, p स्क्वायर अपॉन 2m साई का मान भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। v जो केवल स्थिति पर निर्भर करता है, इसके साथ साई एक्स फंक्शन का मल्टीप्लाई हो गया। यदि हम वेरिएबल इन स्थितिज ऊर्जा और वेव फंक्शन को कोरोस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स और साई फंक्शन जो हमने पहले कैलकुलेट किए थे उनसे रिप्लेस कर दिया जाए तो हमारे पास इस तरह का इक्वेशन मिलता है। यह इक्वेशन स्थितिज ऊर्जा पर भी निर्भर करता है और एकविमीय कण की गति के लिए यह तरंग समीकरण दिया जाता है। तो यह हमारे पास आ गया एकविमीय गति के लिए काल आश्रित तरंग समीकरण जो श्रोडिंगर द्वारा दिया गया था। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक बार फिर वेव फंक्शन को लिख रहे हैं। वेव फंक्शन का वो मान जो कण के मोमेंटम, संवेग और ऊर्जा से दिया जाता था, साई इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओवर h क्रॉस ब्रैकेट में px माइनस et। यहाँ पे हम पोजीशन, स्थिति और समय पे डिपेंड करने वाले पैरामीटर को अलग अलग कर दिया है। तो हमारे पास टर्म कुछ इस तरीके से आ गई, a एक्सपोनेंशियल आयोटा अपॉन h क्रॉस px, यह मान केवल x पर निर्भर करता है, कण की स्थिति पर निर्भर करता है। दूसरा पार्ट है एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन h क्रॉस et, ये जो दूसरा एक्सपोनेंशियल का टर्म है ये केवल समय पर निर्भर करता है। तो हम वेव फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, साई xt जो समय और स्थिति का फलन है, उसमें ये जो स्टार्टिंग वाला दो टर्म्स हैं इनको कंबाइंडली हमने क्या लिख दिया, साई एक्स या स्थिति पर निर्भर करने वाला तरंग का फलन, और रिमेनिंग पार्ट जो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन h क्रॉस et है, इसको अलग से लिख दिया। तो ये है समय पर निर्भर करने वाला पार्ट। इस वेव फंक्शन के इस मान को हम काल आश्रित तरंग समीकरण में यदि रखें तो कुछ इस तरीके से आएगा, आयोटा h क्रॉस डेल साई ओवर डेल t था। यहाँ पे हमने तरंग फलन का मान रख दिया जिसमें हमने टर्म्स को सेपरेट कर रखा है। साई एक्स जो स्थिति पर निर्भर करता है, एक्सपोनेंशियल टर्म जो टाइम समय पर निर्भर करती है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी हमारे पास जो टर्म थी जिसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव था, उसके साथ हमने टर्म को लिख दिया, पोटेंशियल के साथ टर्म को लिख दिया। अब इसको यदि हमें हल करना है तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे आंशिक अवकलन है समय का, यानी समय के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, अर्थात इसके अलावा जो वेरिएबल है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी साई एक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, और नियत फलन को हम इस ऑपरेटर से बाहर भी लिख सकते हैं। तो साई बाहर आ गया, केवल एक्सपोनेंशियल टर्म का हमें यहाँ पे अवकलन करना है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में एक डेरिवेटिव आ रहा है, ये डेरिवेटिव स्थिति का दो बार अवकलन करना है, स्थिति को
फलन के सापेक्ष। तो ये जो फंक्शन है साई एक्स, ये केवल स्थिति का फलन है, जबकि एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो केवल और केवल समय पर निर्भर करती है। अर्थात ये एक्सपोनेंशियल टर्म इस डेरिवेटिव के लिए, इस अवकलन के लिए क्या होगा, नियत होगा। इसको डेरिवेटिव से या ऑपरेटर से बाहर रखा जा सकता है। राइट हैंड साइड में कोई ऑपरेटर नहीं, इसके अलावा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल स्थिति का फलन है, केवल मल्टीपल होगा। ये किसी पे ऑपरेट होकर किसी फंक्शन की वैल्यू को परिवर्तित नहीं करता है, तो इसको ऐसे से रख दिया। अब इसका अवकलन करने पर यहाँ पे हमने साई वाले टर्म को चेंज नहीं किया। एक्सपोनेंशियल टर्म को जब अवकलन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल रहता है, बट हमें अवकलन करना है इस टी के सापेक्ष। तो इस फंक्शन का अगेन टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो टी का जो मल्टीप्लायर है वह आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है। हल करने के पश्चात हमारे पास इस तरीके से केवल एक मल्टीप्लायर ई बचता है। इसी तरीके से जो डेरिवेटिव है उसके साथ हमने साई फंक्शन को लिख दिया, एक्सपोनेंशियल टर्म को अलग से लिख दिया है। और अब हम आसानी से देख सकते हैं कि ये सारे ऑपरेटर्स हैं वो सेटिस्फाई हो गए हैं। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल टर्म सभी टर्म्स के साथ इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रही है, तो हम एक्सपोनेंशियल टर्म को यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट किया जा सकता है। और यदि इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन बचेगा, जिसमें ई साई इक्वल टू साई कौन सा पार्ट है, केवल समय पर निर्भर करने वाला, सॉरी स्थिति पर निर्भर करने वाला फंक्शन है, समय पर निर्भर करने वाला कोई फंक्शन नहीं बचा। राइट हैंड साइड में भी हमारे पास माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई एक्स, एक्स पे डिपेंड करने वाला फंक्शन है, जिसका दो बार अवकलन किया गया है एक्स के सापेक्ष, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्थितिज ऊर्जा का वह भाग जो केवल स्थिति पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर नहीं करता, और साई एक्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। ये इक्वेशन लेफ्ट और राइट दोनों साइड में केवल स्थिति पर निर्भर करती है। तो यह समीकरण है एक विमीय गति के लिए काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। इस समीकरण को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जा सकता है, टर्म्स को रीअरेंज किया हमने और कुछ इस तरीके से लिख दिया, डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स इक्वल टू 0। तो ये इसी इक्वेशन का दूसरा फॉर्म हो गया। यह कहलाता है एक विमीय गति के लिए काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। अब इन्हीं समीकरणों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और त्रिविमीय गति के लिए लिखा जा सकता है। तो एनर्जी वाले टर्म जिसमें केवल टाइम डेरिवेटिव था, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वेव फंक्शन जो है हमारा एक्स, वाई और जेड तीनों पर निर्भर करता है, तो तीनों को हम स्थिति आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में जो गतिज ऊर्जा वाला टर्म था उसमें था डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष दो बार आंशिक अवकलन। यदि त्रिविमीय गति हम लेते हैं तो स्थितिज ऊर्जा के तीन कंपोनेंट आएंगे, जिसमें डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये तीनों पार्ट को हम एक ऑपरेटर डेल स्क्वायर, जिसको लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, से रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये इक्वेशन का फॉर्म हो गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी स्थिति और समय का फलन है, प्लस वी आर स्थितिज ऊर्जा, यह भी स्थिति एक्स, वाई और जेड तीनों कंपोनेंट पे निर्भर कर सकती है। तो यहाँ पे पार्ट आ गया वी आर प्लस साई आर टी। तो ये हमारे पास हो गया त्रिविमीय गति के लिए श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। काल अनाश्रित समीकरण के लिए जो लास्ट समीकरण लिखा था उसी को मॉडिफाई करना है। जो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव था सेकंड ऑर्डर का, उसके तीन कंपोनेंट आएंगे, तीनों कंपोनेंट को कंबाइंडली हम लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इक्वेशन आ गई डेल स्क्वायर साई आर, यहाँ पे केवल आर आएगा, टी नहीं आएगा, ये गलती से लिखा गया है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी आर साई आर। तो ये है त्रिविमीय गति के लिए
काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। धन्यवाद।